Hi everyone, welcome to AZ classes and today we will cover 11th part first physics जिसका हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जिसका नाम है रेखीय पथ पर गति यानी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, एंड सेकंड दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन इज एक समान एवं असमान गतियाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, एंड फोर्थ चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिफ्थ त्वरण एक्सेलरेशन, एंड सिक्स्थ ग्राफ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गति के प्रकार। अब गति के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो बेसिकली गतियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट एक विमीय गति, एंड सेकंड द्विविमीय गति, एंड थर्ड त्रिविमीय गति। ठीक, यानी हमारी गतियां कितनी प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। फर्स्ट एक विमीय गति, सेकंड द्विविमीय गति, एंड थर्ड त्रिविमीय गति। ठीक है, अब देखो एक विमीय गति, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए अपने रूम का कॉर्नर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रूम के कॉर्नर को लेंगे तो रूम की लंबाई को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, रूम की चौड़ाई को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और जो रूम की ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक, अब अगर हमारी कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है तो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, सीधी रेखा में, किस पर? एक समय पर। अगर कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही दिशा में चलता है, यानी एक ही सीधी रेखा में चलता है, एक ही रेखा के अनुदिश गति करता है, हम ये भी लिख सकते हैं एक ही रेखा के या फिर एक ही दिशा के अनुदिश, एक ही दिशा के अनुदिश गति करता है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति है या कोई भी गतिमान वस्तु है, वो एक समय पर एक ही दिशा में गति कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हम कि कोई ट्रेन है। ठीक है, और वो गतिमान है, तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि इस ट्रेन की जो गति है वो कौन सी गति होगी, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसकी जो गति है वो एक विमीय गति है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो एक समय में सिर्फ एक ही दिशा में गति करेगी। ठीक है, या फिर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं। ठीक है, मान लो एक बॉल है और कोई एक व्यक्ति यहाँ से इस बॉल को ऊपर की ओर उछालता है, तो हम इस गति को भी क्या बोलेंगे? एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है, यानी एक समय पे एक ही दिशा में गति हो रही है, तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि पटरी पे दौड़ती हुई रेलगाड़ी को हम क्या बोलेंगे? एक विमीय गति है। या फिर अगर कोई व्यक्ति है और किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालता है, तो उसमें होने वाली गति को भी हम क्या बोलेंगे? एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है, एक बोल लेते हैं आनत तल पर चढ़ता हुआ व्यक्ति। ठीक है, अब मान लो ये कोई आनत तल है, ठीक है, और इस पर कोई व्यक्ति चढ़ना स्टार्ट करता है, तो इस गति को भी हम एक विमीय गति बोलेंगे, क्योंकि एक ही दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, एक समय पर, यानी 2 चीज़ें बताई थी मैंने, एक ही समय पर और एक ही दिशा में। ठीक है, एक टाइम पर या एक समय पे एक ही दिशा में अगर गति करे तो उसको क्या बोलते हैं? एक विमीय गति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द्विविमीय गति। अब द्विविमीय गति के लिए सेम 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड। ठीक है,
अब द्विविमीय का मतलब है कि कोई भी अगर गतिमान वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति एक समय पर एट ए टाइम, ठीक है, एट अ टाइम, एक समय पर दो दिशाओं में गति करे। किसमें? दो दिशाओं। अगर कोई गतिमान वस्तु या फिर कोई गतिमान व्यक्ति एक ही समय पर दो दिशाओं में गति करे तो फिर ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, या तो वो गति x y तल में हो सकती है, ठीक है, या वह गति z y तल में हो सकती है, या वह गति z x तल में हो सकती है। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको रूम का उदाहरण दिया था कि आप x y z के रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं? रूम के कॉर्नर को ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो कोई गतिमान वस्तु है वो आपकी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश गति कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंट टाइम यानी एट ए टाइम, एक समय पे, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश गति कर रहा है, या फिर ऊंचाई और लंबाई के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, एक समय पे दो दिशाओं में गति कर रहा है। ठीक है, तो इस गति को हम क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब इसका उदाहरण, तो द्विविमीय गति, मान लो, देखो ये क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, अब कोई पिंड, ठीक है, पिंड इस सर्कुलर पाथ पे गति करना शुरू करता है तो वो एक समय में कितनी गतियां करता है? दो दिशाओं में गतियां करता है। ठीक है, देखो, एक तो इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, और एक इस दिशा में गति कर, ठीक है, क्लियर हो? देखो, इसका मतलब ये है, एक तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग गति कर रहा है और एक बाई एक्सिस के अलोंग गति कर रहा है। ठीक है, यानी एक समय पे एक्स तल में गति कर रहा है, उसके बाद एक समय पे बाई तल में गति कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गतिमान वस्तु या गतिमान पिंड एक टाइम पर, एक समय पर कितने तलों में गति करे? दो तलों में गति करे या दो दिशाओं में गति करे तो उसको क्या बोलेंगे? हम द्विविमीय गति बोलेंगे। तो उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि अगर कोई पिंड सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है यह है कि अगर हम मान लो कोई पत्थर अपने हाथ में लेके और फेंकते हैं, ठीक है, तो वो दो गतियां करता है या दो दिशाओं में गतियां करता है। एक तो वो आगे की ओर भी बढ़ता है और एक ऊंचाई में भी जाता है। ठीक है, तो आगे की ओर हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ऊंचाई का मतलब वाई एक्सिस। तो ये हमारी गतियां किन एक्सिस में हो गई? एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक समय में पिंड जो हमने जो पत्थर फेंका है वो किस किस दिशा में गति कर रहा है? एक्स और वाई में। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है अर्थात प्रक्षेप गति होती है वो कैसी गति है? द्विविमीय गति। ठीक, अब नेक्स्ट, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। त्रिविमीय का मतलब तीनों दिशाओं में या तीनों अक्षों पे गति करे। ठीक है, यानी कोई पिंड है और वो तीनों तलों में या तीनों दिशाओं में एक ही समय पर अगर गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय गति बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ही समय पे एक्स तल में भी गति करे, वाई तल में भी गति करे और जेड तल में भी गति करे। ठीक है, तो ऐसी गति कब संभव है? अब ऐसी गति संभव है, देखो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक है, अब ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के पास देखो क्या क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ठीक है, और ऊंचाई भी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों दिशाएं हैं। और अब अगर इस बॉक्स में हमने क्या किया, गैस के पार्टिकल्स भर दिए। ठीक है, क्या भर दिए? गैस के पार्टिकल, या हमने गैस भर दी, पार्टिकल छोड़ो आप, हमने क्या किया? गैस भर दी। अब गैस क्या है? जो गैस के कण हैं वो क्या हैं? गति करने के लिए कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक है,
तो गति करने के लिए अगर स्वतंत्र हैं तो उनको ये तो पता है नहीं कि हमें एक्स दिशा में जाना है, वाई दिशा में जाना है, जेड दिशा में जाना है। ठीक है, हमारा बर्तन है ये क्या है हमारे पास, एक बर्तन है। ठीक है, आप रूम को पूरे को एक बर्तन मान लो। ठीक है, अब देखो जो मैंने यहाँ चित्र बनाया है उसको आप मान लो कि हमारा रूम है। ठीक है, जिसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, गेट बंद करके और गैस भर दी। तो गैस के पार्टिकल्स हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात वो एक्स दिशा में भी जाएंगे, वाई दिशा में भी जाएंगे और जेड दिशा में भी जाएंगे। तो ऐसी गति को हम क्या बोल देंगे, त्रिविमीय गति। तो उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि किसी बंद बर्तन में रखी हुई गैस के जो कण होते हैं वो कैसी गति करते हैं, त्रिविमीय गति करते हैं। या आप बोल सकते हो कि सिलेंडर में भरी हुई गैस कैसी गति करती है, त्रिविमीय गति करती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन। अब हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन के बारे में। देखो दूरी तथा विस्थापन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी मतलब डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस। देखो दूरी क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई। ठीक है, हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी मैंने परिभाषा लिखी कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। उदाहरण से समझो, ठीक है। अब यहां से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब यहां से किसी व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया तो वो बिंदु बी पर पहुंचा तो उसने कितने मीटर दूरी तय की, 10 मीटर। ठीक है, फिर वो बी से सी तक चला तो उसने 5 मीटर दूरी तय की। फिर सी से डी तक गया तो वो 2 मीटर चला। उसके बाद डी से ई तक चला, फिर 5 मीटर चला। उसके बाद फिर 8 मीटर चला। ठीक है, और वो लास्ट एफ पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, यानी ए पॉइंट से चला, ए बी सी डी ई, फाइनली कहाँ तक पहुंच गया, एफ तक पहुंच गया। अब आपसे कहा गया कि बताइए कुल दूरी कितनी चली उसने, तो हम दूरी की परिभाषा को याद करेंगे। दूरी की परिभाषा में क्या था कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी उसने कितना, ये जो मार्ग है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मार्ग की कुल लंबाई को, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, दाएं चल रहा है, बाएं चल रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किस कंडीशन में, दूरी वाली कंडीशन में। ठीक है, ये मैंने जो आधा टेढ़ा, कभी नॉर्थ में कभी साउथ में या फिर कभी आगे कभी पीछे, इस पाथ को बनाने का एक रीज़न है, क्योंकि जब आपको मैं विस्थापन के बारे में पढ़ाऊंगा तो तब आपको ये चीज़, ठीक है, काम देंगे। इसलिए मैं बनाने के लिए इसको सीधा भी बना सकता था। ठीक है, अब देखो परिभाषा में बोला गया है
कि तय किए गए मार्ग की, अब इसने इस तरीके का मार्ग तय किया है एफ तक पहुंचने में, कुल लंबाई को, अब यहाँ से लंबाई देखो, पहले क्या किया, ए से बी तक पहुंचने में कितना मीटर चला, 10 मीटर, बी से सी तक कितने मीटर चला, 5 मीटर, फिर सी से डी तक कितने मीटर चला, 2 मीटर, फिर डी से ई तक कितने मीटर चला, 5 मीटर, एंड फाइनली ई से एफ तक कितने मीटर चला, 8 मीटर। ठीक है, तो अगर हम कुल लंबाई को, अगर इन सारी दूरियों को जोड़ दें या सारी लंबाइयों को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, यानी इस व्यक्ति द्वारा तय की गई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो कितनी दूरी हुई, 10, 20, 25 और 5, 30 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है, 30 मीटर। ठीक है, तो हमारी परिभाषा हो गई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन। देखो, विस्थापन और दूरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब विस्थापन क्या है, तो किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो दूरी और विस्थापन है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे भी दूरी बढ़ा गई। ठीक है, तो हमारी परिभाषा है कि किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन उसकी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पिंड है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, और कहा जाए कि यहाँ से बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी एंड बिंदु डी। ठीक है, अब यहाँ से कोई पिंड है वो चलना स्टार्ट करता है और वो चलने के बाद बिंदु सी तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, बिंदु सी तक। अब आपसे कहा जाए कि बताइए ए जो पिंड है उसकी ए स्थिति और सी स्थिति के बीच या उसकी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी देखो हमारी यही तो होगी, ये दूरी। ठीक है, यही है ना इन दोनों के बीच की बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि न्यूनतम होगी। ठीक है, तो इसी जो न्यूनतम दूरी है इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पिंड है, जो गतिमान पिंड है, उसने ए से सी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की। ठीक है, देखो विस्थापन और दूरी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो पूछा कि बताइए पिंड का सी तक पहुँचने में, ए से सी तक पहुँचने में विस्थापन कितना है और ए से सी तक पहुँचने में दूरी कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दूरी में दिशा से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसने जो मार्ग तय किया है उसकी कुल लंबाई को हमें ऐड करना है और हमें दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने ये मार्ग तय किया है। ठीक है, अगर हम इस मार्ग की लंबाई निकाल लें तो हमें दूरी मिल जाएगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब ये देखो वृत्त की आधी परिधि तय की है तो कितना हो जाएगा,
2πr/2 यानी पाई आर, ठीक है, पाई इंटू आर 5 यानी 5 पाई, ठीक है। यानी इसने डिस्टेंस कितनी तय की, 5 पाई। पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 22/7 या 3.14, तो 5 इंटू 3.14, ठीक है। तो कर लो, 14 पंजे 70, 5 15, 15.70, यानी इसने दूरी कितनी तय की, 15.70, ठीक है। उदाहरण से इसलिए बता रहा हूँ अंकित करके कि आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसका जो विस्थापन है वो कितना है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, और ये टोटल ये क्या है हमारा व्यास, क्या होता है वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे लिख दोगे आप 2 इंटू आर कितनी है हमारी 5, कितना हुआ 10 मीटर, ठीक है। यानी जब कोई गतिमान पिंड या गतिमान वस्तु ए से सी तक पहुंचती है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, जिसकी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है 15.70। 2πr परिधि का सूत्र, आधा है अर्धव्यास है, ठीक है। तो कितना 2πr/2 पाई आर, पाई का मान हमने रख दिया और मान आ गया हमारा 15.70 मीटर, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा, तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को निकाल लिया, वो क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन कहलाएगा, और विस्थापन कितना निकला 10 मीटर, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से दूरी भी समझ में आ गई और विस्थापन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब विस्थापन और दूरी में कुछ रिलेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। Relation between distance and displacement, ठीक है, यानी दूरी और विस्थापन के बीच में संबंध क्या क्या है, ठीक है। तो नंबर 1, दूरी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। दूरी हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होगी, ठीक है। तथा विस्थापन कैसा हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कॉमा धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। जो थर्ड है, जो कभी कभी आपसे 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पूछ लेता है, वो बोलता है दूरी और विस्थापन का अनुपात, ठीक है, 1 के बराबर होगा, ठीक है, और 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता 1 से छोटा, क्योंकि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अब जो ये मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं आपको कि दूरी हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होती है, सेकंड विस्थापन शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड, ये चीज़ आपसे कभी कभी 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, ठीक है, कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है।
बताएंगे कि इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे पूछते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट देखो, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपसे कहा जाए, इस सर्कुलर मोशन का उदाहरण लेते हैं, इसकी रेडियस है r, ठीक है, और कोई बिंदु यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ए पॉइंट से, और वापस चलने के बाद वो एक चक्कर लगाने के बाद ए पर ही आके रुक जाता है, ठीक है। तो दूरी की परिभाषा याद करो, मैंने दूरी में बताया था आपको कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो इसने क्या किया कि एक वृत्तीय पथ का चक्कर लगा दिया, अर्थात उसने वृत्त की परिधि के बराबर क्या कर ली, दूरी तय कर ली, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इस व्यक्ति ने या इस गतिशील वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली, 2πr दूरी, ठीक है। नेक्स्ट विस्थापन, देखो अब दूरी है तो मैंने बताया आपको हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हुआ आपको। फिर है विस्थापन शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए गतिशील वस्तु द्वारा विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन आप कितना बताएंगे यहाँ पर। अब विस्थापन की परिभाषा में जाइए, तो मैं विस्थापन की परिभाषा आपको क्या बताई कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब देखो प्रारंभ में पिंड कहाँ था, ए पर, लास्ट में गति के बाद भी पिंड कहाँ पर है, ए पर, ठीक है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, शून्य, जो कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में लिखाया है कि विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। अब धनात्मक वाला कंडीशन, अगर कोई पिंड है और ए से बी तक गति करता है, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से सी पे आ जाता है, ए से बी तक उसने 10 मीटर तय किया और बी से सी तक उसने 3 मीटर तय किया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई पिंड है जो गतिमान पिंड है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, उसने ए से सी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की, तो हमें कुल लंबाई यानी 10 + 3 कितना 13 मीटर दूरी तय की। फिर पूछा जाए कि बताइए उसने डिस्प्लेसमेंट यानी कितना विस्थापन है उसका, तो हम क्या निकालते हैं, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए आप ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है ये, ठीक है, यानी 10 में से अगर आप 3 को घटा देंगे तो क्या निकला है, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो हमारा विस्थापन कितना हुआ, 10 - 3 = 7 मीटर, ठीक है। विस्थापन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से भी क्लियर हो गई कि दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। विस्थापन हमेशा दूरी से कैसा रहेगा, बराबर और छोटा ही रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, बराबर या छोटा। दूरी से विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, नेवर, ठीक है। अब आप बराबर वाली कंडीशन, अब मैं अगर आपको ये वाली कंडीशन साफ कर दूं, ये देखो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई पिंड है और ए से बी तक जाता है 10 मीटर, ठीक है, तो इसमें दूरी और विस्थापन बताइए। तो दूरी ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है, 10 मीटर, और ए प्रारंभिक स्थिति है, बी अंतिम स्थिति है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 10 मीटर। अर्थात डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। क्लियर हो। अब देखो ये जो मैंने आपको थर्ड जो पॉइंट लिखाया था उसको क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछता है, ठीक है। आपसे 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पूछेगा कि निम्न लिखित में से दूरी और विस्थापन के संबंध में सही कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, ऑप्शन ए दे देगा दूरी बटे विस्थापन इज लेस देन 1, बी दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन 1,
सी दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डी नन ऑफ दीज, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से दूरी तथा विस्थापन के संबंध में सही कथन है। ए, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो 1 से छोटा है, ठीक है। बी, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सी, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप इसमें से आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक समान एवं असमान गतियां। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एक समान एवं असमान गतियां, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो पहली गति हमारी क्या है, एक समान। एक समान का मतलब क्या है, आपको इसकी जो हेडिंग है उसके अर्थ से ही पता चल रहा होगा। एक समान मतलब एक जैसा, ठीक है, यानी हर कंडीशन में कैसा, एक जैसा। तो हम एक समान जो गति है हमारी उसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे, एक समान गतियां। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा कि यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक समान गति बोलेंगे। उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति है और यहां से गति करना शुरू करता है, ठीक है, तो उसने पहले 1 सेकंड में, ये हमारा समय था 1 सेकंड, उसमें कितनी दूरी तय की, 20 मीटर, ठीक है। फिर उसने अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर। फिर उसने अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर, ठीक है। यानी उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके समान समय अंतराल हैं, ठीक है, यानी 1 सेकंड, फिर अगला अंतराल है वो 1 सेकंड, अगला समय अंतराल है वो 1 सेकंड। उसने दूरियां कितनी तय की हैं, पहले समय अंतराल यानी पहली 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर। फिर अगली 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर। फिर अगली 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर। अर्थात आप परिभाषा पे जाओ तो यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में, ये देखो समान समय अंतराल में, अब देखो समान समय अंतराल है यानी 1-1 सेकंड है, समान दूरी तय करती है, देखो समान दूरी तय करती है। अब दूरियां देखो 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर। तो जो हमारी परिभाषा कह रही थी वो मैंने आपको उदाहरण से बताया कि कोई अगर गतिशील व्यक्ति है और पहले सेकंड में 20 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर तथा तीसरे सेकंड में भी 20 मीटर दूरी अगर तय करता है तो ऐसी गतियों को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति, ठीक है। ये आपका उदाहरण रहा। नेक्स्ट है हमारी असमान गतियां। नेक्स्ट है हमारा असमान गतियां, ठीक है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, असमान मतलब समान नहीं है, ठीक है।
तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाएं तो ऐसी गति को वस्तु की ऐसी गति को क्या बोलेंगे हम? असमान गति बोलेंगे। ठीक है, परिभाषाएं बहुत सारी बन सकती हैं। ठीक है, यानी मेरे बोलने का या मेरे बताने का लैंग्वेज अलग है, किसी दूसरे के बताने का तरीका अलग है। जैसे कि मैं अगर इसी की परिभाषा दूसरे तरीके से बताऊं, जैसे कि देखो, पहला तरीका, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाएं तो वस्तु की ऐसी गति को क्या बोलेंगे हम? असमान गति बोलेंगे। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से कि कोई वस्तु अगर समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी ऐसी गति को क्या बोलते हैं? असमान गतियां बोलते हैं। लेकिन परिभाषाएं आप अपने तरीके से कैसी भी दे लो, लेकिन दो चीज़ें हमेशा समान रहेंगी कि समान समयांतराल और भिन्न भिन्न दूरियां। ठीक है, जब हमारी समान गतियों के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें क्या बोला था कि जो समान गतियां थीं, जो एक समान गतियां या समान गतियां, यूनिफॉर्म मोशंस थीं, उसमें क्या थी परिभाषा कि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस ऐसी गति को हम क्या बोलते थे? एक समान गति बोलते थे। ठीक है, अब अगर कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो वस्तु की ऐसी गति को क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो पहले 1 सेकंड में यहाँ से चला वो, पहला 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की? 20 मीटर। ठीक है, अगले 1 सेकंड में उसने दूरी की 30 मीटर तय, फिर अगले सेकंड में उसने की 35 मीटर दूरी तय। ठीक है, अब देखो हम परिभाषा से कि समान समयांतराल में हमारा समय कितना है? जो समयांतराल है, जो हमारा समय है वो कैसा है? सेम है, 1 सेकंड, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। ठीक है, भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाएं। क्या किया कि व्यक्ति ने सबसे पहले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है? 20 मीटर। ठीक है, कितनी? 20 मीटर। अगली 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है? 30 मीटर। अगली 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है? 35 मीटर। ठीक है, यानी समान समयांतराल में कैसी भिन्न भिन्न दूरियां? 20 अलग डिफरेंट, 30 अलग डिफरेंट, 35 अलग डिफरेंट। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा या किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समयांतराल में, देखो समान समयांतराल है 1-1 सेकंड। ठीक है, समान समयांतराल में असमान दूरियां या भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाएं तो ऐसी गतियों को क्या बोलते हैं? असमान गतियां बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाल एवं वेग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा चाल यानी स्पीड। चाल क्या है? तो चाल की परिभाषा हम देंगे कि किसी वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई
कुल दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल एक कैसी राशि है? आदिश राशि है, यानी चाल आदिश राशि है। ठीक है, चाल बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? कुल दूरी बट्टे समय। ठीक है, या फिर यहाँ पे सिर्फ दूरी ले सकते हो आप, दूरी बट्टे समय। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक आदिश राशि है। चाल बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया कुल दूरी बट्टे समय, यानी दूरी बट्टे समय। इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको बोला एकांक समय। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर आप चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाते हो तो दूरी बट्टे समय, समय कितना है मैंने बोल रखा है आपको परिभाषा में एकांक। एकांक का मतलब होता है यूनिट, यानी एक। ठीक है, अगर आप समय का मान 1 सेकंड लगा दोगे तो चाल किसके बराबर हो गई? कुल दूरी के। अर्थात किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी। ठीक है, यानी एकांक समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक, अब चाल में भी 2 प्रकार की चाल होती है। ठीक है, अब चाल में भी कितने प्रकार की चाल होती है? 2 प्रकार की। एक होती है तात्क्षणिक चाल। चाल में 2 प्रकार की चाल हो गई। एक तो हो गई तात्क्षणिक चाल। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और दूसरी होती है यहाँ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल, बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी चाल की मैंने आपको परिभाषा बताई कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती थी? चाल कहलाती थी। अब चाल में 2 प्रकार आ गए। एक तो आ गई तात्क्षणिक चाल, जिसे इंस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। दूसरी आ गई औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी औसत चाल के बारे में। सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड अर्थात तात्क्षणिक चाल के बारे में। ठीक है, तो अब तात्क्षणिक चाल देखिए। तो तात्क्षणिक चाल क्या है कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। ठीक है, यानी एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे अगर हम किसी वस्तु की चाल को ज्ञात करें तो उस ज्ञात चाल को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक चाल बोलेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई दिया गया समय है t और उस पर अगर हमें चाल ज्ञात करनी हो, यानी तात्क्षणिक चाल ज्ञात करनी हो, तो तात्क्षणिक चाल हमारी क्या होगी? v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा समय है वो लगभग 0 के ही बराबर है। ठीक है, 0 नहीं है पूरी तरह से, लगभग 0 के बराबर है, यानी डेल्टा t टेंस टू 0। ठीक है, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अल्प समय क्षण। देखो तात्क्षणिक, क्षणिक का मतलब छोटे से समय के लिए। ठीक है, इंस्टेंट टाइम के लिए। अगर हम किसी वस्तु का एक इंस्टेंट टाइम के लिए एक निश्चित समय पर अगर उसकी चाल ज्ञात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आ गया हमारा v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यानी ds अपॉन dt। अब यहाँ पे ds अपॉन dt क्या है? ये ds अपॉन dt क्या है? जो s है, जो हमारी दूरी है, उसका t के सापेक्ष क्या है? अवकलन है। ठीक है, इसका यूज आगे जो हम गति के समीकरण पढ़ेंगे उनमें होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एवरेज स्पीड, जो मैंने आपको बताया था औसत चाल। ठीक है, अब आ जाइए आप औसत चाल। ठीक, औसत चाल क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा
ठीक है। तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? उस वस्तु की औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, तो औसत चाल का मतलब क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा विभिन्न समयांतरालों में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत चाल कहते हैं। यानी परिभाषा हुई हमारी कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा विभिन्न समयांतरालों में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। और अगर औसत चाल का फॉर्मूला हम इस परिभाषा से लिखें तो औसत चाल बराबर हम क्या लिखेंगे? कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, यानी कुल दूरी कितनी ही और कुल समय। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया औसत चाल का। अब मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, और किसी दूरी को, कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तथा उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है। ठीक है, यानी हमारे पास कोई वस्तु है और वो वस्तु क्या करती है कि कोई दूरी है उसको सबसे पहले v1 चाल से तय करती है। ठीक है, यहां देखो, ये कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, और ये गतिमान है। तो किसी दूरी को, मान लो ये a दूरी तय करती है, O से a दूरी तय करती है, कितनी चाल से? v1 मीटर पर सेकंड चाल से। ठीक है, और इस दूरी को मान लेते हैं हम, दूरी कितनी है? s। फिर इतनी ही दूरी को, यानी अगली s दूरी ही किस चाल से तय करती है? v2 चाल से। ठीक है, यानी कोई गतिशील वस्तु है तो एक दूरी है जिस वो कितनी दे रखी है आपको? s, उसको सबसे पहले v1 चाल से तय करती है, फिर उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है। फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए वस्तु का औसत वेग क्या है, सॉरी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यानी अगर कोई गतिशील वस्तु पहली दूरी है उसको v1 चाल से तथा सेम उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु का औसत चाल ज्ञात कीजिए तो औसत चाल कितना हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट, यदि ऐसा हो कि यही वस्तु, ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन वो क्या है कि यदि यही वस्तु आधे समय में v1 चाल से तथा शेष आधे समय में v2 चाल से गति करती है, तब आपसे पूछा जाए कि वस्तु का औसत चाल क्या है, तो उस टाइम आप औसत चाल का फॉर्मूला बताएंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, यानी अगर कोई गतिशील वस्तु एक दूरी को तय करती है v1 चाल से तथा उतनी ही दूरी को फिर तय करती है v2 चाल से, तो वस्तु की औसत चाल का फॉर्मूला हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब अगर वस्तु
वही वस्तु आधे समय में v1 चाल से, यानी जो समय है उसका आधा समय है उसमें v1 चाल से चलती है और जो शेष आधा समय है उसमें v2 चाल से चलती है, तो औसत चाल अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, v1 + v2/2। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेग है ना। हमने चाल के बारे में पढ़ लिया, चाल की परिभाषाएं पढ़ी। चाल के दो प्रकार हो गए, एक तात्क्षणिक चाल और एक औसत चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। अब हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग यानी वेलोसिटी। ठीक, यानी किसी वस्तु का वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन। ठीक है, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन क्या कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। यानी वेग बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, और जो हमारा समय है वो क्या हो, एकांक हो, तो एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से परिभाषा लिखेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, या आप कुल विस्थापन भी बोल सकते हो, उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, और वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या है, ये भी एक दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमने वेग के बारे में पढ़ा। अब वेग भी चाल की तरह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी एक तो तात्क्षणिक वेग हो गया और एक, अब देखो वेग की ये क्या है, एक फॉर्म्स हैं। ठीक है, भाग हैं वेग के, प्रकार नहीं है, भाग हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया तात्क्षणिक वेग, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा औसत वेग, यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, दोनों की परिभाषाएं सेम रहनी है चाल की, यानी तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल, औसत वेग तथा औसत चाल। सिर्फ अंतर यह है कि एक में हम दूरी को लेते हैं और दूसरे में विस्थापन लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग के बारे में। तो तात्क्षणिक वेग की परिभाषा है कि किसी निश्चित या फिर दिए हुए क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, सेम तात्क्षणिक चाल की तरह, यानी किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अगर हमें कोई समय दे रखा है तब समय t पर, ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा s क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा s यहाँ पे क्या है, विस्थापन। ठीक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ठीक है, यानी दूरी का समय के साथ अवकलन। ठीक है, तो ये हमारा तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला आ गया। तात्क्षणिक वेग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t बराबर ds अपॉन dt। ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 की जो कहानी है वो मैंने आपको तात्क्षणिक चाल बताते समय बता दी थी। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा है वो है हमारी औसत वेग की। ठीक है, यानी औसत वेग, एवरेज स्पीड।
औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या है, मैंने आपको औसत चाल बताई थी, तो औसत चाल में क्या बताया था कि तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो हम लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु का समयांतराल डेल्टा टी पर विस्थापन अगर डेल्टा एक्स है, ठीक है, यानी कोई गतिशील वस्तु है और उसका समयांतराल डेल्टा टी पर विस्थापन कितना है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी समयांतराल का जो विस्थापन है तथा उस समयांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं, कहते हैं, ठीक। यानी औसत वेग क्या हो गया हमारा कि किसी गतिशील वस्तु के या वस्तु का समयांतराल डेल्टा टी पर विस्थापन कितना हो हमारा, डेल्टा एक्स हो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं, ठीक है। तो औसत वेग बराबर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, औसत वेग बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या फिर विस्थापन बट्टे समयांतराल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, विस्थापन बट्टे समयांतराल, ठीक है। ये हमारा हो गया औसत वेग का फॉर्मूला। अब मैंने आपको बता दिया चाल के बारे में, चाल के कुछ भाग थे, तात्क्षणिक चाल तथा औसत चाल। फिर हमने बताया वेग के बारे में, ठीक है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग के बारे में बताया, तात्क्षणिक वेग तथा औसत वेग, ठीक है। तात्क्षणिक वेग की, औसत वेग की, प्रत्येक की अलग अलग परिभाषाएं बताई। अब जैसे मैंने आपको बताया था औसत चाल वाले में है कि अगर कोई गतिशील वस्तु पहली दूरी को अगर v1 चाल से तय करती है, सेम उसी दूरी को यानी उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो उसका औसत चाल का जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो वहाँ चाल की बात थी। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अगर कोई गतिशील वस्तु है और पहली दूरी को v1 वेग से तथा उतनी ही दूरी को v2 वेग से तय करती है, फिर पूछा जाए आपसे कि बताइए औसत वेग कितना होगा, तो औसत वेग सेम फॉर्मूला कितना होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेम दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर कोई वस्तु आधे समय में v1 चाल से तथा अगले जो आधे समय में या शेष जो आधा समय था उसमें v2 चाल से चलती है, तब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। सेम वेग के लिए काम करेगा, यानी अगर कोई गतिशील वस्तु आधे समय में v1 वेग से तथा शेष आधे समय में v2 वेग से चलती है, तो अगर उसका हम औसत वेग का फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलेगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा त्वरण, एक्सेलरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण और ग्राफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है लगभग आधे पौन घंटे का, उसमें हम 5 और 6 जो हमारे टॉपिक हैं त्वरण और ग्राफ, उनको कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।